हेलो दोस्तों, मैं राजेश निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, धुंध कहाँ तक पाला जाए, तो राणा का वंशज और फेंक जहाँ तक बाला जाए। इसी मोटिवेशन के साथ में मैं आज आपको केबीएस एग्जाम और सीटेट के लिए लेके आया हूँ। जो केबीएस एग्जाम का बहुत मारामारी चल रही है, तो वर्ड विचार पे चर्चा करेंगे। वर्ड विचार जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। हिंदी में कहते हैं वर्ड विचार। तो अभी हम हिंदी को पढ़ाएंगे तो वर्ड विचार की करेंगे बात। वर्ड विचार क्या होते हैं, फोनोलॉजी क्या होते हैं, इन पे कर देंगे चर्चा। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं वर्ड होता क्या है, वर्ड कहते किसे हैं। तो भाई हम अपने विचारों तथा मनोभावों को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, इन उच्चारित ध्वनियों संकेतों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो वे वर्ड का रूप धारण कर लेते हैं और ये क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। नहीं आया समझ में? जब कुल मिला के ये है, जब शुरुआत हुई होगी कभी तो हमें वर्ड की, तो कुछ अपने टैग बना लिए होंगे। जैसे ये आ, उन्होंने बता दिया होगा इसको आ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आ बोला है। जैसे ये, तो इसे का बोला जाएगा। तो हम बता रहे हैं हम अपने विचारों के आदान प्रदान को, क्योंकि हम अपनी भाषा को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? 3 प्रकार से। एक ओरल लैंग्वेज जिसे बोलते हो मौखिक भाषा, दूसरी लिखकर जिसे बोलते हो आप लिखित भाषा, तीसरी संकेतों के माध्यम से। जैसे हमने लिख दिया ये निशान सीधा क्या कह रहा है? जैसे ये निशान ले लिया, डॉक्टरी का निशान है, प्लस लगा हुआ हो गया। क्रॉस का निशान ले लिया, खतरे का निशान है, ये ऊपर जाने का निशान है। तो हम 3 प्रकार के संकेतों का प्रयोग करते हैं। भाषा को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा, तीसरी सांकेतिक भाषा। क्लियर हुआ होगा? जब शुरुआत हुई होगी इस सृष्टि पर पढ़ने लिखने की, तो कुछ संकेत बना लिए होंगे, जिन संकेतों के माध्यम से हम अपनी वाणी का आदान प्रदान करते हैं। और उन संकेतों को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। क्लियर हुआ? वो क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्लियर है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड। वर्ड से शब्द बने, वर्ड से क्या बने? शब्द बने, शब्द से वाक्य बने, और वाक्य से क्या बना? साहित्य या भाषा बन गई। ठीक है, समझ में आया? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। अगर वर्ड से क्या बने? शब्द बने, और शब्द से वाक्य बने, और वाक्य से क्या बन गया? साहित्य बन गया, यानी वाक्य से भाषा बन गई। तो क्या कहलाए? जैसे हम जाते हैं तो हम अपनी बात को कह रहे हैं। जैसे साहित्य में कोई चीज लिखते हैं तो वहां वाक्यों का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ होगा? अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो ये व्यंजन है, स्पर्शी कुछ तो होते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में ये आते हैं का, खा, गा, घा, घा, का, खा, गा, घा, ञ, चा, छा, जा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा, ण, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, भा, भा, मा। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो इन्हें स्पर्शी भी कहा जाता है, या इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्लियर हुआ होगा? इससे पहले एक चीज को और ध्यान रखना कि वर्डों के भेद जो होते हैं, वर्ड के 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। वर्ड के अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए वर्ड के कितने भेद होते हैं? वर्ड के 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा होता है व्यंजन। अब कोई कह रहे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। अच्छा, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। किंतु संयुक्त अक्षर व अन्य व्यंजनों को लगाकर ये उनकी संख्या बन जाती है 39, जिन्हें आप 39 बोलते हो हिंदी भाषा में। स्वर जो होते हैं, स्वर खुद ही 3 पार्ट में बटे होते हैं, जिन्हें
स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में अयूर याद कर लेना, अयूर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अयूर, आ ई उ रे, अयूर याद कर लेना एक बार। अयूर में जो वर्ड आते हैं जैसे आ ई उ और रे से ऋषि, अयूर, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। इनको बोलने में कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ ए ओ औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लुप्त स्वर में ओम होता है, जैसे आप ओएम इस तरह से भी लिखते हो। शुद्ध रूप से अगर हम लिखते हैं तो ओएम लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ओएम। तो ये शुद्ध रूप से होता है ओम। ओम प्लुप्त स्वर होता है। ये बहुत पूछा जाता है कि प्लुप्त स्वर ओम कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर और एक जो कुछ और बना देंगे संयुक्त अक्षर। ओम जो होता है ये प्लुप्त स्वर होता है। अब हमने बात की कि भैया ये होती है यानी व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। किंतु संयुक्त अक्षर व अन्य अक्षर को मिलाकर इनकी संख्या 39 हो जाती है। अब इसमें क्या होती है, अयोगवाह। अयोगवाह की बात करेंगे तो अयोगवाह क्या होते हैं, ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, ये क्या होते हैं, अन्य होते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अनुस्वार, अंग जो होता है इसे हम अनुस्वार बोलते हैं। अनुनासिक में जो चंद्र बिंदी जो आप लगाते हो, कौन सी बिंदी लगाते हो, चांद बिंदी लगाते हो, तो इस तरह से जैसे चांद लिखते हो तो चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है, ये अनुनासिक कहलाते हैं और ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। विसर्ग में जैसे अतः लिखते हो, अतः, तो विसर्ग का प्रयोग होता है। वैसे उर्दू भाषा में विसर्ग का ज्यादा विसर्ग का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ होगा ये चीज मेरे ख्याल से। अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। क्लियर हुआ। अभी अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं। अयोगवाह जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, अयोगवाह के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब हम बात करेंगे इसमें जो स्पर्शी, स्पर्शी जैसे का, चा, छा, ता, पा, ये होते हैं स्पर्श। कहीं तालु को स्पर्श करते हैं, कहीं ओष्ठ को स्पर्श करते हैं, कहीं दंत को स्पर्श करते हैं और कहीं मूर्धा को स्पर्श करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब आपसे कहा जाएगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन में यारा, लावा, आपको इसमें से एक दे दिया जाएगा, प्रश्न बना दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा, चा दे दिया जाएगा और था दे दिया जाएगा और दा दे दिया जाएगा और या दे दिया जाएगा, बताया जाएगा इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो आपका अंतस्थ व्यंजन क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएगा। या इस तरह से प्रश्न बनाने वाला बनाएगा, जरा ध्यान से देखें। प्रश्न बनाने वाला जो बनाएगा वो ये कह देगा कि आप ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्लुप्त स्वर है। पहले स्वर में देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमने बना दिया। प्रश्न क्या बन गया, प्रश्न नंबर 1 हमने कह दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्लुप्त स्वर है। निम्न में से कौन सा प्लुप्त स्वर है, प्लुप्त स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लुप्त स्वर है, प्लुप्त स्वर है। अब उसने क्या कर दिया, उसने दे दिया अंगा, पहला ऑप्शन अंगा। दूसरा दे दिया उसने प्लुप्त स्वर में दे दिया ई, और तीसरा दे दिया उसने ओ, और चौथा दे दिया उसने, चौथा डी ऑप्शन दे दिया ओम। क्या दे दिया, ओम। इसे आप इस तरह से बनाते हैं, ओम। अब उसमें क्या कह दिया, इसमें प्लुप्त स्वर बताइए। तो इसमें ये तो आपकी अयोगवाह के अंतर्गत अनुनासिक होता है, अनुस्वार होता है, और ये आपका जो
बड़ी जो छोटी ई है ये ह्रस्व स्वर में आ जाएगी और ओ हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर में आ जाएगा, प्लुत स्वर ओम हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से प्रश्न बनाने वाला बनाएगा। लेकिन अब वो एक प्रश्न दूसरा किस तरह से बनाएगा, दूसरे प्रश्न को देखिए जरा, दूसरे प्रश्न को वो इस तरह से बनाएगा और आपको फंसा देगा। वो कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से, निम्न, अरे क्या लिख दिया, निम्न, अरे हम भी गलत कर रहे, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा अयोग वहा है, अयोग वहा है, अयोग वहा, अरे यार क्या लिखते बार बार गलती कैसे हो रही है, अयोग वहा है, कौन सा अयोग वहा है। अब वो आपको अयोग वहा में क्या दे देगा, नंबर 1 या दे देगा, या दे देगा, बी दे देगा अंग, और सी दे देगा आपको छ से छतरी, और डी दे देगा आपको ये वाला ढंग। अब कहेगा निम्न में से अयोग वहा कौन सा है मेरे बच्चे। अयोग वहा हमने बताया था अनुनासिक और अनुस्वार में से आते हैं, तो अयोग वहा अंगा होगा, ये नहीं होगा, ये क्या होगा, ये अंतस्थ व्यंजन होगा और ये संयुक्ताक्षर होगा और ये अन्य व्यंजन होगा या अन्य के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा। आप कहेंगे ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखने की बात आपको क्या है कि यहाँ पर स्पर्शी को आप समझ लेना, का कचट तप याद कर लेना, कचट तप, का चा टा तप, और इनके जो लास्ट तक के जो होते हैं ये स्पर्शी कहलाते हैं, और अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं यार अलावा होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं सा 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 हा होते हैं, संयुक्त व्यंजन छ त्रा ज्ञा सा होते हैं, अयोगा अंग और अंगा, अंग और अंगा होते हैं, जैसे अन्य व्यंजन ढंग और अड़ंग होते हैं। ये होते हैं आपके अन्य व्यंजन। तो इतने के बाद में अब कुछ चीजें और बताते हैं। हाँ देखिए, तो अब इसमें जो होते हैं इस तरह से पूछा जाता है, आपको ये दे दिए जाएंगे व्यंजन और ये पूछ लिया जाएगा ये कौन से व्यंजन है। जैसे का पूरा जो होता है का खा गा घा ञ, तो ये कंठ होता है, इसे कंठ से बोला जाता है, तो ये कंठ व्यंजन होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, कंठ के स्पर्शी होते हैं। किसको स्पर्श करते हैं, कंठ को। का खा, आप यहाँ पे अपना हाथ रख के देखेंगे तो यहाँ जरूर आवाज आएगी, का खा गा घा ञ, तो ये कंठ होते हैं, इसलिए इन्हें कंठ कहा जाता है। ताला भी जो होता है तालु के द्वारा, तालु से बोले जाते हैं, जैसे चा 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 छा जा झा वा, तो ये जो बगैर तालु के आप चावड़ नहीं बोल सकते। तालु की जब तक आपकी जीभ नहीं जाएगी तब तक आप नहीं बोल सकते। अब बोलो, आप बोल के दिखाओ, अगर आप बोलना चाहो नहीं बोल सकते तो इन्हें बोलते हैं तालब, क्योंकि ये तालु को टच करते हैं, तालु को। चा 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 चा, तो ये तालु क्या करते हैं, टच करते हैं। मूर्धा, ये मूर्धा को टच करते हैं, टा टा, यानी तालु से थोड़ा ऊपर को जाते हैं तो मूर्धा यानी यहां को टच करते हैं। तालु थोड़ा आगे होता है, मूर्धा थोड़ा पीछे होता है। टा टा ठा डा ढा ड़ा सा, तो ये होते हैं मूर्धा। बगैर मूर्धा के नहीं बोल नहीं सकते। ता, कोई भी बगैर दांत को लगाए ता बोल दे, नहीं बोल सकता, इसलिए इन्हें दंत बोला गया। बगैर दांत के नहीं बोल सकते इन शब्दों को, इन वर्णों को। जैसे ता, ये ता दांत जरूर लगेगा, इसलिए था, बगैर आप हटा के देख लीजिए,
आपकी टंग जो है ये किसको, दांत को जरूर टच करेगी जाके, अगर दांत को टच ना करे बोल ही नहीं पाओगे, तो इसलिए इन्हें दंत कहा जाता है। ता, था, दा, धा, ना, ये आप कौन बोल सकते हो, याद कर सकते हो कि सर ने बताया था कि दांत को जो टच करते हैं वो दंत होते हैं, मूर्धा को जो टच करते हैं वो मूर्धन्य होते हैं, तालु को जो टच, तालु और मूर्धा में अंतर होता है, और तालु थोड़ा आगे होता है, मूर्धा थोड़ा पीछे होता है, यहाँ ये मूर्धा होता है, तो मूर्धन्य में टा, टा इस तरह से, और तालु में जो होता है चा, तो ये दांत के थोड़े पीछे होगा। अब कंठ में कंठ से बोला जाता है, ये चीज याद रखना। ओष्ठ, ओष्ठ से जो बगैर ओठ के आप पा नहीं बोल सकते, हटा लो ओठ और बोल के दिखाओ, नहीं बोल पाओगे। आप दोनों ओठ पकड़ लो और बोल के दिखाओ, कुछ नहीं बोल पाओगे। पा बोलने के लिए आपको ओठ का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए इन्हें ओष्ठ बोला गया। पा, फा, बा, भा, मा, मेरे को देखो, मुंह देखो, टच करता है, पा, फा, बा, भा, मा, क्योंकि ओ ये क्या है, ओष्ठ है, ओठ का सहारा लेना पड़ेगा। नासिक, इनसे अंग, अंग, गा, ये नासिक होते हैं। कंठोस्थ, कंठ प्लस ओठ दोनों से बोले जाते हैं ये, इन्हें हम कहते हैं कंठोस्थ। जैसे ओ, यानी कंठ से और ओठ से, ओठ की जब तक शेप नहीं बोल आएगी तो इन्हें कंठोस्थ कहते हैं। ओ, अंदर से भी आ जा रही है कंठ की और ओठ की शेप बन रही है। दंतो, दंतोस्थ, वाह वाह, और वकील वाला वाह वाह, यानी दंत, दंतोष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ, वाह, यानी दांत और ओष्ठ का साथ। अब आपके श्वास के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया। श्वास के आधार पर दो भागों में कौन कौन से में बांटा गया है, जैसे कि आपका आता है अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें प्राण वायु कम लगती है तो इसे अल्प प्राण कहा जाता है, जैसे या ल ब, प्राण वायु का सहारा कम लेना पड़ता है, इसलिए हम इसे अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण में प्राण वायु ज्यादा लगती है, सा सा सा, हा, ये है लिखा, हा क्या होगा, ह, तो इसमें महाप्राण में प्राण वायु क्या होती है, ज्यादा लगती है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया, एक अघोष और एक सघोष। यहां कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होगा, वो अघोष कह रहा है इसका। कहीं स्वर तंत्रियों में कहीं भी कंपन नहीं हुआ, ख नहीं हुआ, च कहीं कंपन नहीं हुआ, छ कहीं कंपन नहीं हुआ, कहीं कंपन। अब सघोष में क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन जरूरी है, जैसे ग कंपन हो गया, ग ग ग, देखो आप कंपन हो, घ न झ झ व ड, यह कंपन होगा, यह कंपन नहीं होगा अघोष, यह कंपन होगा सघोष। अब कुछ वर्ड गलतियां करते हैं, जैसे कुछ लोग परीक्षा लिखते हैं, ये परीक्षा गलत है और ये परीक्षा सही है। नदियां, तो ये नदियां गलत है और ये नदियां सही है। गुरु, गुरु इस तरह से नहीं होगा, गुरु इस तरह से है। बहुए, ये बिहार के लोग थोड़ी थोड़ी गलती, दीपक को दीपक लिखते हैं, ये बहुए। क्षितिज, क्षितिज इस तरह से। मर्यादा, ये नहीं मर्यादा होता, मर्यादा इस तरह से लिखते। आशीर्वाद, लगभग 90% लोग इस आशीर्वाद को लिखते हैं, जबकि ये गलत है, आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है। निर्दोष, निर्दोष इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, निर्दोष इस तरह से लिखा जाएगा। चांद, चांद इस तरह से लिखा जाता है। आपका ये वर्ड वाला वर्ड विचार फोनोलॉजी का टॉपिक आज फिनिश होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।